डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12th के पार्ट 1 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम इन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों को होने वाले नुकसान, इनके संरक्षण की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा था वह विश्व राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पर्यावरण को बहुत इग्नोर किया जाता था, ठीक है, उसको महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन हम देखते हैं 1960 के दशक से पर्यावरण ने जोर पकड़ा है। इसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो साझी संपदा है, मतलब कि जो सब लोग साझा करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वह पूरा विश्व साझा करता है, उसके साथ हम साझी विरासत किस तरीके से दी गई है, इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत का क्या पक्ष है, भारत ने किस तरीके से पर्यावरण के लिए कदम उठाए हैं। इसके बाद संसाधनों की होड़ में वैश्विक राजनीति में किस तरीके से पर्यावरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, हमने अभी तक इसमें जो है ना विश्व राजनीति के बड़े सीमित अर्थों में चर्चा करी थी, मतलब कि विश्व राजनीति के कई बड़े मसलों पर चर्चा करी थी, लेकिन युद्ध के बारे में बात करी थी हमने, संधियों के बारे में बात करी थी, शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में बात करी थी, ध्रुवीकरण के बारे में, अमेरिका के उद्भव के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ी थी, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस तरीके से आ रहे हैं, या दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका और दक्षिण एशिया कैसे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में पढ़ते। लेकिन इस चैप्टर में, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने गरीबी, महामारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे विषय के बारे में पढ़ने का प्रयास किया, अब 8th में हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इन्वायरमेंट को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा पर्यावरण, हमारे प्राकृतिक संसाधन किस तरीके से ज़रूरी हैं, किस तरीके से ये इतना अपना रोल निभाते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, साझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिका द्वारा, सोवियत संघ द्वारा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण क्या होता है, या पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें कुछ बेसिक फैक्ट मिलेंगे। ये जो चैप्टर है, ये आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट से भी ओवरलैप करता है, आप इन्वायरमेंट में भी ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। जैसा कि इसके शब्द से हम देखें, जो इसका वर्डिक मीनिंग निकले, परि प्लस आवरण, ठीक है। परि मतलब ऊपरी, आवरण मतलब आवरण, वह आवरण जो वनस्पति और जीव जंतुओं को ऊपर से ढका हुआ है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रकृति या इसके किसी भी भाग पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी जैव और अजैव वस्तुओं को घेरे हुए रहता है, ठीक है। इसमें वह सभी कारक शामिल हैं जो प्रकृति को प्रभावित करते हैं। सजीव तत्वों में पक्षी, जंतु, पौधे, वन आदि शामिल हैं, और निर्जीव में वायु, जल, चट्टान, सूर्य आदि शामिल हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पर्यावरण अगर देखा जाए तो सजीव और निर्जीव घटकों का योग है, मतलब एक तरीके से ये दोनों चीज़ें जब साथ में चलती हैं तब वह पर्यावरण कहलाता है। जो जीवों के चारों ओर मौजूद है उसे प्रभावित करता है। सजीव घटकों को जैविक घटक और निर्जीव घटकों को अजैविक घटक कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको संधि करके शब्द बताया था, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है पारित, चारों ओर से ढके हुए, ठीक है। तो आम जन सामान्य रूप से पर्यावरण को प्रकृति के नेचर की समानता की जाती है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की भौतिक घटक जैसे कि स्थल, वायु, जल, मृदा आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो कि जीव मंडल के विकास में अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण शब्द से जिस बात का विचार आता है उसमें कई प्रकार की भूदृश्य की घटनाएं हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, रेगिस्तान, पर्वत जैसी जो चीज़ें होती हैं जो भौतिक रूप से ज़्यादा प्रभावित करती हैं, इन्हें हम पर्यावरण की स्थिति में ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम इनमें देख सकते हैं कि पर्यावरण किस तरीके से आता है। पर्यावरण भौतिक और जैविक दोनों संकल्पनाओं से निर्मित है। इसमें जीवित और अजीवित दोनों संगठकों का योग होता है। अब हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधन हैं। मानव जीवन का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करता है। आदिकाल से मनुष्य प्रकृति के विभिन्न
वस्तुएं अपनी प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। वास्तव में वही संसाधन मानव के लिए होते हैं और उन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये कभी समाप्त होने वाली जो एनर्जी होती है ना, उससे जैसे कि जल, सूर्य का जो प्रकाश प्राप्त होता है, हवा जो प्राप्त होती है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समकालीन राजनीति में हम देखते हैं कि पर्यावरण की चिंता के कई कारण, जैसे कि कृषि भूमि में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि अर्थात कि ग्लोबल वार्मिंग, पीने का जो पानी है उसकी मात्रा में कमी हो गई, लगातार बढ़ता प्रदूषण। भारत नहीं, पूरा विश्व काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जा रहा है। सीमित संसाधनों की कमी हो गई है। जो संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त हो जाते हैं, उनकी कमी हो गई। इसके साथ हम देखते हैं कि मानव अस्तित्व को खतरा हो गया है। प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। ओजोन परत में छिद्र, इस प्रकार का प्रदूषण हुआ है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जो कि हम ये देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यह जो स्थिति है, इससे यूवी रेज आती हैं जो हमारे स्किन के लिए या अनेक प्रकार के कैंसर के लिए बहुत बड़ा कारक है। और फिर मूलवासी किस तरीके से आए और मूलवासी कि किस शब्द के लिए इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम ये समकालीन राजनीति में पर्यावरण के एक बहुत बड़ी चिंता के रूप में उभरा है। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार के इसके कारण हैं, क्या प्रभाव हैं और इसके क्या बचाव हो सकते हैं। देखिए, इसके कारण के बारे में देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, वनों की लगातार कटाई, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देना, संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना। देशों ने विकसित होने के लिए संसाधनों का इतना प्रयोग किया कि उन्होंने इसके दुष्प्रभाव के बारे में जाना ही नहीं। औद्योगिकरण का अत्यधिक बढ़ावा हो गया है। लोग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्थापित हो रही है कि लोग पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, परिवहन के अत्यधिक साधन, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बन गई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इन सब चीज़ों से पॉल्यूशन होता है। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि हमें ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है, वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये विश्व के में पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा कारक के रूप में उभरी हैं और यह स्थिति देखने को मिलती है। इससे हम ये देखेंगे कई प्रकार की बीमारियां फैली हैं। पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अब हम इसके संरक्षण के उपाय देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, जनसंख्या जो सबसे बड़ी, लगातार बढ़ती जनसंख्या से भी पर्यावरण के बिगड़ने का हमें उपाय देखने को मिलता है कि पर्यावरण बिगड़ जाता है उससे। वन संरक्षण, वनों की लगातार कटाई को रोकना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जितने ज़्यादा हमारे आसपास वन रहेंगे, उतना हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण मित्र तकनीकी का प्रयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करना, संतुलित प्रयोग करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का दोहन ना करना, परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, पर्सनल कार्स या इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका उपयोग कम करना। ऐसी हमने स्थिति कई बार देखी है कि लोग एक घर के प्रत्येक व्यक्ति के घर में हम 2-2, 3-3 कार्स देखते हैं और लोग वो सभी का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा पॉल्यूशन हो जाता है। जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना। देखिए, सरकार जो अपनी नीतियां बना देती है, लेकिन यह जो जागरूकता है, जब तक पब्लिक के बीच में, जब तक जनता के बीच में नहीं आएगी, तब तक लोग इसके संरक्षण के उपाय नहीं करेंगे। तो इसके लिए कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जब आपस में लोगों को सहयोग मिलेगा, देशों में सहयोग मिलेगा, इसके साथ साथ कई संगठन जो केवल पर्यावरण के लिए कार्य करेंगे, जब ऐसे संगठनों का सहयोग मिलता है, तब हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के कई उपाय आते हैं। अब हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि पर्यावरण की सुरक्षा में किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वह 1972 में किया गया था। इसमें वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों ने एक समूह बनाया, जिसका नाम क्लब ऑफ रोम में। इन्होंने 1972 में एक पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ लिखी। इसमें इन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं और ये इस स्थिति में उन्होंने जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों का कारण बताया था। फिर हम देखते हैं 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जिसमें मानव पर्यावरण सम्मेलन कराया गया और एक ही धरती की कई, हमने यहाँ पे जवाब या क्या बोलते हैं, गूंज सुनी थी। इसके बाद हम 1970 के दशक में यूएनईपी द्वारा, यूएनईपी क्या है, यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने कई प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम चलाए। ठीक है, जिसमें इन्होंने पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करी थी। ठीक है, इन्होंने ऐसी कई स्थितियां बनाई, इसमें कई प्रकार की ऐसी चीज़ें करी थी जिससे लोगों को कई फ़ायदा हुआ था। इसके बाद हम मॉन्ट्रियल समझौता देखते हैं। ब्रेटलैंड रिपोर्ट
अवर कॉमन फ्यूचर, इसके बारे में देखते हैं, जिसमें दिखाया गया कि आर्थिक विकास के चालू तरीकों को और अधिक टिकाऊ साबित करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं फिर रियो डू जेनेरियो का जो ब्राजील में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ था। इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। इसका क्या महत्व है? पर्यावरण के बढ़ते सरोकार में इस सम्मेलन ने राजनीतिक दायरे में ठोस कदम उठाया था। इस सम्मेलन में यह बात खुलकर आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के पर्यावरण के जो एजेंडे हैं वह अलग अलग हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की नुकसान है और ग्लोबल वार्मिंग को है, जबकि दक्षिणी देशों का यह था कि आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए किया जाए। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के कुछ नियमाचार भी निर्धारित हुए थे। इनमें एजेंडा 21 के रूप में कुछ विकास के तौर तरीके भी समझाए गए थे। इस सम्मेलन को अधिकतर टिकाऊ विकास का तरीका समझाया गया, जिसमें विकास की ऐसी कल्पना की गई कि जिसके लिए विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, और इसे हम धारणीय विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह स्थिति उस समय आई थी। फिर हम देखते हैं जब एक दूसरा प्रोग्राम हुआ था जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहेंगे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था? यह 1997 में हुआ था। यह पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के लिए निर्धारित किया गया था तथा ये 1997 में क्योटो यानी कि जापान में हुआ था। इसमें 92 के समझौते के कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की रूपरेखा इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसे क्योटो प्रोटोकॉल इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे कि भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया तथा उसका अनुमोदन किया था। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं की छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इन्होंने कुछ खास योगदान नहीं दिया था। औद्योगिकरण के दौर में मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार भी माना गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 2007 में COP3 के नाम से पृथ्वी सम्मेलन किया जाता है। ठीक है, यह भी क्योटो प्रोटोकॉल की बातचीत पर ही आधारित था। 2009 में कोपेनहेगन में एक सम्मेलन हुआ था जो 2012 में जो क्योटो प्रोटोकॉल की संधि खत्म हो रही थी उसके मानदंडों को निश्चित करना था। इस समय यह निश्चित किया गया कि धरती के तापमान पर 2 डिग्री से अधिक तापमान की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 2010 में और 2012 में भी कई प्रकार के वैश्विक प्रयोग लिए गए, जिसमें COP16 और Rio+20 जेनेरियो भी किया गया था। फिर हम पेरिस समझौता भी देखते हैं, यह 2020 में लागू हुआ। इसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2% के भीतर सम्मिलित करना था। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को इस पर हस्ताक्षर भी किए थे। अमेरिका ने अपने आप को इससे अलग रखा था। फिर हम देखते हैं किस तरीके से अन्य भी प्रोग्राम किए गए, जैसे कि COP22, COP23, COP24 और यह जितनी भी चीज़ें थी। ठीक है, ये जितने भी प्रोग्राम किए गए थे या जितने भी सम्मेलन किए गए थे यह इसीलिए किए गए थे ताकि किस तरीके से उन जितनी भी वैश्विक प्रक्रियाओं को, पर्यावरण को प्रदूषित करने से रोकने के लिए किया जा सके। फिर हम देखते हैं साझी संपदा के बारे में। साझी संपदा किसे कहते हैं? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे कि मैदान, कुएं या नदी। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल होता है। इस दिशा में देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है या समझौते किए गए हैं वो कौन कौन से? अंटार्कटिका संधि 1959 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में और अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल जो 1991 में हुआ था। देखिए साझी, परंतु ये जिम्मेदारी अलग अलग होती है। देखिए वैश्विक साझी संबंधा को लेकर विकसित और विकासशील देशों के मत भिन्न होते हैं। विकसित देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, परंतु विकासशील देश 2 देशों के आधार पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। पहले तो उनका मानना है कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका ज़्यादा है। ठीक है, और उनका दूसरा ये कहना है कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में, विकसित देश तो विकसित हो चुके हैं, उन्होंने अपने हिस्से का किया, दूसरों के हिस्से का भी पॉल्यूशन कर दिया है, लेकिन वह जिस तरीके की रोकथाम करते हैं या जिस तरीके की रोक टोक लगाते हैं, जिस तरीके कानून बनाते हैं जिससे विकासशील देशों में भी विकास की प्रक्रिया को थम जाती है। इसलिए साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कुछ कम कर देनी चाहिए।
अब हम देखते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा में भारत ने क्या योगदान दिया है। भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया है। देखिए 2002 से ही जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था तो उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसका अनुमोदन किया। 2005 में G8 में विकसित देशों में की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी पर भी उसने जोर दिया था। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहन में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया गया। 2001 में भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा को बदल लिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन का कार्य चल रहा है। भारत सार्क के सभी मंचों पर राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाता है। भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना भी की है। भारत विश्व का पहला देश है जहां पे अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति व्यक्ति कम योगदान जिसमें अमेरिका 16 है, जापान 8 है, चीन 8 है, जबकि भारत का 1.38 टन ही है। ठीक है, भारत ने पेरिस समझौता भी किया है 2 अक्टूबर 2016 में, इसमें हस्ताक्षर भी किए हैं। 2030 तक भारत ने उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसको 2005 के मुकाबले 30 से 35% कम करने का भी लक्ष्य रखा है। COP23 में भारत वृक्षारोपण वन क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से 2003 तक 2.5 बिलियन से 3 बिलियन CO2 के बराबर सिंक बनाने का वादा किया है। ठीक है, तो ये भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं और भारत हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय है, उसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधनों को साफ के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाए हैं। कई प्रकार की नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत चलाए गए हैं। इसके साथ साथ हम नदियों को सफाई की देखते हैं, जैसे कि गंगा के हम कई प्रकार के ऐसे देखते हैं। ठीक है, जिसमें ऐसा हमें देखने को मिला है कि भारत साफ सफाई, पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने में, इसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी कई प्रकार के कदम उठाता है। अब हम जानते हैं कि पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, इनकी संकल्पना क्या है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन चलाए हैं। जैसे कि हम देखेंगे दक्षिण देशों में मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत में कई प्रकार के वन आंदोलन चले हैं। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों में विरोध में आंदोलन चले हैं। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन और भारत में बड़े बांधों के विरोध में भी आंदोलन चले हैं। जैसे कि जिसमें हम भारत में कह सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, वन आंदोलन में भारत में चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, यह जितने भी आंदोलन थे ये बहुत फेमस हुए थे और इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। जो ये भारत के पर्यावरणीय आंदोलन थे, इन्होंने भारत की जो आम जनता थी, जो पर्यावरण से काफ़ी दूर रहती थी या उस सेंस नहीं समझती थी उन चीज़ों का, उनके प्रति भी कई प्रकार की जागरूकता भी जगाई थी। अब हम जानते हैं कि संसाधनों की भू राजनीति क्या कहती है। ठीक है, यूरोपीय देशों का विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों के आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने ज़्यादा संसाधन होते थे उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत रहती थी। ठीक है, तो क्या क्या संसाधन थे। इमारती लकड़ी, देखिए इमारती लकड़ी के बारे में जानते हैं कि पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उसकी नौसेना मजबूत हो सके और विदेशी व्यापार बढ़ सके। दूसरा पॉइंट आता है तेल भंडार। विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना भी तैनात की थी। पानी के नियंत्रण को लेकर भी बंटवारे और लड़ाइयाँ भी हुई थी। जल जैसी चीज़ों पर भी लड़ाइयाँ होती, जैसे जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। तो इस प्रकार के जो संसाधनों की जो भू राजनीति है ना, वो चलती रहती है, आज से नहीं है। काफ़ी इसका इतिहास पुराना और अभी की स्थिति में भी हमें देखने को मिलता है। पानी के नियंत्रण को लेकर देखिए भारत का ही कितनी जगह सीमा विवाद चल रहा है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, इस प्रकार का विवाद भी चलता रहता है और यह स्थिति हमें सिर्फ भारत में नहीं और बाहर भी देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि मूलवासी या मूल निवासी क्या होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बनाया जो देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं और बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया था। भारत में मूलवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूलवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजियस पीपल बना। मूलवासियों की यह मांग है कि उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए और दूसरे की आज़ादी के बाद से चली जा रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन और विकास के पर भी बल दिया जाए और इस प्रकार की भी चीज़ें सही की जा सकें।
अब हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखिए, वायुमंडल के ऊपर हम ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि वायुमंडल के ऊपर किस तरीके से परतें हैं, ठीक है। तो ओजोन गैस की एक परत है, ठीक है। इसमें सूर्य की रोशनी छनकर पृथ्वी तक पहुंचती है, और यह जो ओजोन परत है ना, वह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब इस परत में छेद हो गया है, ठीक है, जिससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ जो है वह तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और उस स्थान पर खतरा ज़्यादा हो गया है जहाँ पे समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यह जो गैस है, यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। और यह जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बदल रहा है, और जो पूरा तरीके से सिस्टम देखिए ना, जिस तरीके से मौसम चलता था, जो जलवायु जिस तरीके से चलती थी, वो पूरी चीज़ें में बदलाव आ रहा है। अब हम जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप किस तरीके से रहता है, हम जानते हैं पहले मूलवासियों की जनता के बारे में, ठीक है। मूलवासियों की जनसंख्या कहाँ पे है और कैसे रहते हैं? तो देखिए, फिलीपींस के क्षेत्र में यह 20 लाख मूलवासी पाए जाते हैं। चिले में मूलवासियों की संख्या लगभग 10 लाख है। और भारत में हम देखेंगे तो भारत में जनजातियों के, जिस तरीके से मैंने बोला आपको, आदिवासियों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। यह जो लोग होते हैं ना, ये प्राकृतिक संसाधन और कृषि पर निर्भर होते हैं, परंतु विकसित देशों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन प्राकृतिक संसाधनों को कृषि युग दोहन में अपने हित में करना शुरू कर दिया है, जिससे मूल निवासियों के जीवन यापन में के लिए खतरा प्रमुख पैदा हो गया है। और इनकी प्रमुख मांगे यही हैं कि इन्हें विश्व में के अन्य वासियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, इनके आर्थिक संसाधनों का दोहन ना किया जाए, और इन्हें अपने देश के विकास का लाभ मिलना चाहिए, और इन्हें स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति इनकी है। अब हम जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है। यह महादेशीय क्षेत्र का विस्तार, इसका विस्तार 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। यह विश्व का सबसे सुदूर ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे विश्व के निर्जन क्षेत्र का लगभग 26% भाग इसके अंतर्गत आता है। इसमें लगभग 3,60,00,000 वर्ग के अतिरिक्त इसमें समुद्र का भी विस्तार है। स्थानीय हिम में अगर हम देखेंगे तो 90% भाग व धरती के स्वच्छ जल का लगभग 70% भाग इस महाद्वीप में मौजूद है। इसका महत्व बहुत है, ठीक है। यह जो है, ये समुद्री परिस्थिति के तंत्र के अंतर्गत यह अत्यंत उर्वर पाया जाता है। क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप में विश्व की जलवायु को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महाद्वीपीय प्रदेश में लाखों वर्षों से जो बर्फ है, उससे लाखों वर्षों पूर्व का भी वायुमंडलीय तापमान का पता लगाया जा सका है। तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है। अब हम आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि साझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा साझी संपदा के प्रबंधन का प्रयोग किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।